Dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are discussing here the first lesson of social science book of 8th class हिंदी मीडियम। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8th क्लास की सोशल साइंस यानी सामाजिक ज्ञान की हिंदी मीडियम की बुक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोगों को करने हैं क्वेश्चन आंसर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को नए सेशन के लिए न्यू नोटबुक्स अप्लाई करते हुए नई नोटबुक में आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो भी रिटन वर्क दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट्स में, वो सारा आपको नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। एंड इट इज़ द बोर्ड क्लासेज दिस ईयर फॉर यू। आपके लिए इस बार जो बोर्ड क्लासेज है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द बिगनिंग ऑफ द सेशन के स्टार्टिंग से ही। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर डियर स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि जो संसाधनों की उपलब्धता है, जो भी संसाधन हमें प्राप्त हैं, भले ही वो ज़मीन के अंदर हों, भले ही वो ज़मीन के ऊपर हों, भले ही वो एयर में हो, तो जो भी संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका वितरण समान क्यों नहीं है? मतलब जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर कोई खनिज पाया जा रहा है, जैसे मकराना में मार्बल की खानें हैं, तो ये मार्बल सब जगह क्यों नहीं है, समान रूप से क्यों नहीं मिलता है? कहीं पर सोने की खान है, कहीं कोयले की खान है। तो ये जो संसाधन है ये सब जगह समान नहीं है, असमान वितरण है इनका। केवल खनिजों के बारे में नहीं बल्कि तरह तरह की चीज़ों के बारे में एक जैसी नहीं है सब जगह। हर चीज़ अलग अलग प्रकार की है अलग अलग स्थानों पर। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो संसाधन हैं वो उनका वितरण असमान क्यों है, समान क्यों नहीं है वो। तो हमने इस लेसन में पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ इसका आंसर आप लिख सकते हैं। असमान वितरण क्यों है? यहाँ आप पेज नंबर जो है, पेज नंबर ये 3 की स्टार्टिंग है। पेज नंबर 3 पर स्टार्टिंग में ही ये लिखा है, देखिए ये आपको उत्तर में लिखना है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका वितरण अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग जगह पर भूभाग अलग अलग टाइप का है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो भूभाग की विविधता है। दूसरा, जलवायु अलग अलग है जगह जगह पर। ऊंचाई की भी अलग अलग है, कहीं ऊंचे स्थान है, कहीं नीचे स्थान है। तो ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं इनके कारण, ये जो कारक हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के जो कारक हैं, इनके कारण से वो असमान वितरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण, पृथ्वी पर ये कारक अलग अलग है। कहीं ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं जलवायु कैसी है, कहीं जलवायु कैसी है, कहीं पर भूभाग कैसा है, कहीं पठार है, नदी है, पर्वत है, मैदान है, उष्ण है, उष्ण जलवायु है, कई जगह शीत जलवायु है। तो ये पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ये आपको इसमें लिखना है उत्तर। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। दूसरा है, संसाधन संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब हम जानते हैं बचाना, किसी चीज़ को बचाना वही संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण की परिभाषा हमें लिखनी है। संसाधनों को संरक्षित करना, संसाधन संरक्षण का बिंदु आया है इसमें अपने। संसाधनों के प्रकार,
उसके बाद में मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, ये रहा संसाधन संरक्षण। इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, ध्यान से विवेक पूर्वक यानी ध्यान पूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये आपको लिखना है। इसका मतलब ये है कि एक तो उपयोग में लेते समय ध्यान से उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना किसी संसाधन का। दूसरा जो नवीकरणीय है यानी वापस रिचार्ज हो सकते हैं, जैसे पेड़ों को काटा, नए पेड़ वापस लगाए जा सकते हैं। पानी है उसको यूज किया, वापस पानी ज़मीन में आ सकता है। तो ये जो नवीकरणीय जो संसाधन हैं वो उनको समय देना चाहिए ताकि वो अपना वापस अब जितनी कमी हुई उसको पूरा कर सकें। तो यही संसाधन संरक्षण है। एक तो प्रयोग में लेते समय सावधानी से लेना, सीमित मात्रा में लेना और फिर उसको समय देना। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए यानी वापस रिचार्ज होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये आपको इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? संसाधन तो और भी है, पर मानव जो संसाधन है उसके बारे में हमने पढ़ा है, वो महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको यहीं से इसका आंसर लिखना है। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो ये आपको आंसर लिखना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रकृति में मिल रहा है अपने को, उसका सबसे अच्छा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो ये इस बात पे निर्भर है कि मनुष्य में उसको काम में लेने की कैसी बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कितना कौशल है चीज़ों को अच्छी तरह काम में लेने के लिए। तो इस बात पे मनुष्य की योग्यता पर बड़ी चीज़ें निर्भर करती है। मनुष्य अगर योग्य होगा तो वो कम संसाधनों में भी अच्छी तरह काम चला लेगा, और अगर वो योग्य नहीं होगा, उसमें बुद्धि नहीं होगी, तो वो अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करेगा। तो जो मनुष्य का संसाधन है, मानव संसाधन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको इसमें पूछा क्या है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये इसमें ये लिखना आपको कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो हमने पढ़ा है लेसन में कि हम संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि अभी वर्तमान पीढ़ी को भी वो मिले, वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ें मिलती रहे। इस तरह से किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए देखते हैं कहाँ से आप लिख सकते हो इसको। ये रहा, सतत पोषणीय विकास। ये लिखना है आपको, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये आपको लिखना है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? इन तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करती? एक तो उपयोगिता, तो उपयोगिता तो करती ही है। संसाधन उसी को कहते हैं जो उपयोगिता को पूरा करता है, जो किसी अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, जो उपयोगी होता है वही संसाधन होता है। तो उपयोगिता तो करेगी। मूल्य और मात्रा, तो मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करता, क्योंकि कई चीज़ों की मात्रा तो खूब है लेकिन वो उपयोगी नहीं है, तो उसको हम संसाधन नहीं कह सकते। हाँ, मूल्य, उसकी उपयोगिता है तो ही मूल्य होता है उसका। तो मात्रा जो है
वो संसाधन को निर्धारित नहीं करती। तो मात्रा इसमें सही आप चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो आप ख और ग को देखेंगे तो झरने का जल मानव निर्मित नहीं है, उष्ण कटिबंधीय वन भी मानव निर्मित नहीं है, लेकिन जो क है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव निर्मित है। तो इसके ऊपर आप सही का निशान लगाइए। कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय भंडार कैसे होते हैं? तो अनवीकरणीय वो होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद वो वापस फुलफिल नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कोयले की खान है, कोयला निकाल लिया तो वापस कोयला नहीं बनेगा, वहाँ पर लाखों साल लगते हैं कोयला बनने में। मार्बल निकाल लिया खोद करके तो वापस मार्बल पैदा नहीं होगा, वहाँ पर रिचार्ज नहीं होगा वो। तो अनवीकरणीय संसाधन इसमें आंसर होगा क, सीमित भंडार वाले होते हैं, सीमित भंडार वाले। तीसरा एक क्रियाकलाप है, रही मन पानी राखिए, पानी बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है, ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? तो पहला उत्तर यही है कि कवि इसमें जल संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। आगे क्या है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? जल संसाधन के समाप्त हो जाने पर कुछ भी नहीं बचेगा, बिन मोती मानस चून, कुछ भी नहीं बचेगा। मोती का मतलब है स्वर्ण। जो सीप में मोती कैसे बनता है? जल से बनता है। मानस यानी मनुष्य भी नहीं बचेगा, और चून यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा। अगर जल संसाधन समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं बचेगा, जैसा कि इस दोहे में कहा गया है। इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो हम लोगों को लिखना चाहिए कि जल संसाधन एक बहुत ही अनिवार्य संसाधन है, जिसके बिना मनुष्य अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकता। मनुष्य भोजन के बिना भले ही 1 महीना रह सकता है, लेकिन बिना पानी वो 5-6 दिन के आगे 5 दिन भी नहीं रह सकता। तो शरीर में मनुष्य और जानवरों के लिए यानी प्राणियों के लिए जल संसाधन की अति आवश्यकता रहती है। लेकिन जो जल संसाधन वैसे तो दुनिया में 3/4 भाग जल है। पूरी दुनिया में 3/4 भाग जल है, यानी 4 भाग करें ना पूरी दुनिया के, तो उसमें से 3 भाग पानी है। लेकिन वो जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, वो समुद्रों का पानी है, वो खारा पानी है। पीने योग्य जल केवल 1%, उस जल का केवल 1% पीने योग्य है, और वो भी दिनों दिन घटता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मानव की जो नीतियाँ चल रही है, मानव अपने स्वार्थपूर्ण नीति पर लगा हुआ है, उसको प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा है। वो केवल अपने उपभोग की बात करता है, अपने सुख सुविधा की बात करता है। तो जिस प्रकार से वो जंगलों को काट रहा है, जिस प्रकार से वो जल का दोहन कर रहा है, जल निकाल रहा है ज़मीन में से लगातार, और जल भूगर्भ में जो जल है वो दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, उसका स्तर। ये इस प्रकार की स्थितियां आने वाले जल संकट की ओर आगाह करती है। अगर मानव और हम लोग इसी तरह से जल को बर्बाद करते रहे, जल संसाधन का दुरुपयोग करते रहे, तो आने वाले समय में जल संसाधन की बड़ी किल्लत हो सकती है और मानव जीवन व प्राणी जीवन संकट में पड़ सकता है। अतः अगर जल नहीं हुआ तो कोई भी प्राणी इस धरती पर नहीं बच पाएगा, क्योंकि जल एक हर प्राणी के लिए अनिवार्य तत्व है। इसलिए हमें जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से ये जो मैंने बातें बोली वो आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और भी आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। आओ खेलें। सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। अब पठार क्या होता है आपको जानकारी होगी। जैसे पर्वत आपने देखा होगा तो एक तरह से चपटा पर्वत मान लो आप, पत्थर का है पूरा लेकिन तीखा नहीं है, ऊपर से चपटा है, बहुत बड़ा पठार कहते हैं उसको। आप अब ये प्रागैतिहासिक काल यानी कि बहुत ही पुराने समय में आप जब कोई मनुष्य को
इतना डेवलप्ड नहीं था, मनुष्य बहुत विकसित नहीं था, प्रारंभिक अवस्था में था। उस जमाने में अगर आप किसी पठार पर रह रहे हैं, आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? तो पवन संसाधन तब भी था, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। अगर हम इस तरह उस काल में एक ऊंचे पठार पर, हवादार पठार पर रहते हैं तो हम पवन को संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि पवन हमारी आवश्यकता की पूर्ति उस समय भी करेगा। तेज बहते हुए पवन में हम छाल को सुखा सकते हैं। उस समय में मान लो छाल का उपयोग किया जाता होगा, तो छाल को सुखाने में, या हम लोग या इसको आप यही लिखिए कि उस समय हम संसाधन नहीं कह सकते उसको, क्योंकि तेज चलती पवन की बात हो रही है यहाँ पर। पवन को, सॉरी, तेज चलती पवन नहीं है, यहाँ पर तेज चलती पवन का उपयोग करने की बात हो रही है। तो पवन तो उपयोगी हमेशा ही है, क्योंकि हवा के बिना तो जी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जब ये पूछा जा रहा है तो आपको आंसर ये लिखना है, उस जमाने में चूंकि तेज चलती पवन का कोई विशेष महत्व नहीं था, मानव इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो तेज चलती पवन का उपयोग कर सके विभिन्न कार्यों में। अतः उस समय हम पवन को संसाधन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संसाधन वो होता है जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। तो उस समय हम तेज चलती पवन को संसाधन नहीं कह सकते, और उसका कोई विशेष उपयोग उस समय, उस काल में नहीं होता था। और दूसरा, अब एक दूसरी सिचुएशन दी है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। अभी 2020 चल रहा है, आने वाले समय यानी भविष्य की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में मान लो आप उसी पठार पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो अब हम पवन का बहुत उपयोग कर सकते हैं, और पवन अब हमारे लिए 2000 अगर 138 में हम वहाँ रहते हैं उसी पठार पर, तो अब हम पवन का बहुत प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हम पवन से पवन चक्की लगाकर बिजली का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। हम पवन से विभिन्न प्रकार की सामग्री को सुखाने में यूज कर सकते हैं। तो पवन का अब हम वैज्ञानिक रूप से यांत्रिक उपयोग कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा उससे प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से पवन को अब हम जरूर संसाधन कह सकते हैं। अब अगर 2138 की बात हम करें तो पवन को अब हम संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि अब उसका उपयोग हम विविध कार्यों में कर सकते हैं। अतः अब हम उसको संसाधन कहेंगे। तो पहले हम उसको संसाधन नहीं कह रहे थे, उसी पठार पर वही तेज पवन थी, लेकिन वहाँ तब वो संसाधन नहीं थी, क्योंकि उस समय उसका विशेष उपयोग नहीं था। और अब वही पवन, तेज चलती पवन, जब हम उसी पठार पर तेज चलती पवन अब अगर उपलब्ध है, तो अब हम उसका कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए अब वो संसाधन बन चुकी है। प्रश्न संख्या 2, एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इसका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। यहाँ पर एक पत्थर का उपयोग दिया हुआ है। देखो, पत्थर का उपयोग स्टापू खेलने के लिए, खेल है ये, तो इसका प्रयोग क्या हो गया? सामने लिखा है खिलौने के रूप में। पेपरवेट की भांति इसका प्रयोग क्या हो गया? उपकरण के रूप में। मसाले पीसने के लिए प्रयोग क्या हो गया? उपकरण के रूप में। अपने बगीचे या कमरे को सजाने के लिए उपकरण, उसका उपयोग क्या हो गया? सजावट का सामान के रूप में। बोतल को खोलने में अगर पत्थर का उपयोग करते हैं तो उपकरण के रूप में उपयोग हो गया। गुलेल में करते हैं तो शस्त्र में उपयोग हो गया। अब हमें एक पत्ती का लिखना है इसी तरह। तो पत्ती का उपयोग कैसे करेंगे? तो पत्ती में अगर आप पहला उपयोग करेंगे, जैसे पालक की सब्जी बनाने में, पालक का पत्ता ही काम आता है सब्जी बनाने में, तो पालक की सब्जी बनाने में उपयोग क्या हो गया? सब्जी के रूप में, 1 नंबर। 2 नंबर, केले के पत्ते पर भोजन करके, केले का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, लोग भोजन करते हैं उस पर, तो केले के पत्ते पर भोजन करके उपयोग क्या हो गया? बर्तन के रूप में, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर लिख सकते हैं, गुलाब की पत्ती से गुलकंद बनाकर, तो तीसरा हो गया, इसका उपयोग क्या हो गया? खाद्य सामग्री बनाने में, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर आप लिख सकते हैं,
गुलाब की पत्ती से सजावट करके गुलाब की पत्ती से सजावट करके उपयोग क्या हो गया? सजावट में। अगला नेक्स्ट 5वां नंबर, पुदीने की पत्ती को शिकंजी में डालकर उपयोग क्या हो गया? पेय के रूप में, पेय के रूप में। अगला लिख सकते हैं पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर उपयोग क्या हो गया? सब्जी बनाने में। एक लिख सकते हैं पान के पत्ते को पान के रूप में खाने में उपयोग हो गया, खाद्य पदार्थ में। इस तरह पत्ती के कई प्रकार के उपयोग हो सकते हैं और इस तरह आप इस टेबल को भर सकते हैं। और आपको भरना है, ये भले ही आप ऊपर वाली टेबल नहीं लिखें, लेकिन ये प्रश्न और ये आपको टेबल ड्रॉ करके इसको फिल करना है, जैसे मैंने बताई है। और ये प्रश्न, पहला प्रश्न, इसका भी उत्तर मैंने जो बताया, दोनों सिचुएशन में पुराने समय में प्रागैतिहासिक काल में वो संसाधन नहीं थी, क्योंकि उसका बहुत अधिक उपयोग नहीं हो पा रहा था तेज चलती पवन का। लेकिन अब उसका 2138 में अगर हम उसी स्थान पर तेज चलती पवन का उपयोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, उससे गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न मशीनें चला सकते हैं, तो इसलिए अब हम उसको संसाधन कहेंगे। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। और जल वाला मैंने आपको बता ही दिया था, वापस आप सुन सकते हैं वीडियो से और इसका आंसर लिख सकते हैं। So students, we have completed all the question answers of this lesson today. आज हमने इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अपनी नोटबुक में भी ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, बहुत अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में, और उनको लर्न भी करना है। यू कैन सेंड मी द क्लियर फोटोग्राफ्स ऑफ योर रिटन वर्क फॉर चेकिंग। आप मुझे चेकिंग के लिए भिजवा सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने रिटर्न वर्क को। आप क्लियर फोटोग्राफ मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल रीसेंड यू आफ्टर चेकिंग योर रिटर्न वर्क। आपके रिटर्न वर्क को मैं चेक करके आपको रीसेंड कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, डू योर कंप्लीट रिटर्न वर्क इन योर नोटबुक्स श्योरली, because it is the board class and you have to prepare yourself for the board exam. आपको अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है अभी से ही। So you have to work hard for this session. इस सेशन के लिए आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए स्टूडेंट्स। Okay, we will meet in the next video and we will start the second lesson in next video. अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले टर्न पर। तब तक अपना रिटर्न वर्क ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ओके, सी यू एंड बाय।